नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजेश्री गोपालगंज पर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का अर्थशास्त्र जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टोटल अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स को हम लोग टोटल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग कब गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, दूसरा ऑप्शन 15 सितंबर 1950 को, तीसरा ऑप्शन 15 अक्टूबर 1951 को और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग भारत में लागू किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। क्या? मिश्रित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 ईस्वी में। कब किया गया था? 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और निश्चित आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। किसको? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग पहले था, उसको तोड़ के बदलाव करके क्या बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग जो है, जो भी योजनाएं लागू होती है उसकी मालिक कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार व्यवस्था देती है, ये रोजगार होता है? तो नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है या पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में है। किसमें? भारत में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से आने की संभावनाएं हैं। आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा, जब एग्जाम में आप बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको पता चलेगा। इसलिए
पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी वीडियो को देखिए, पूरी तरह से वीडियो को देखिए। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। क्या इनमें से सभी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, यानी मानव जो है पैसा किससे कमाता है? तो ज्ञान से भी कमाता है, अनुभव से भी कमाता है, कौशल से भी कमाता है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। सन 2008-9 ईस्वी में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो सन 2008-9 में पूछा जाए तो आप लोग जवाब दीजिएगा। वो भी कहाँ की? बिहार की। तो सन 2008-9 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 13,728 रुपया था। कितना? 13,728 रुपया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2008-9 में, सन 2008-9 के अनुसार भारत का पूछा गया। पहले बिहार का पूछा गया था, अब भारत का पूछा गया है। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? औसत व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494 रुपये था 2008-9 में। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है। वो कब से कब लागू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो एक साल होता है उसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष। क्या कहते हैं उसको? वित्तीय वर्ष। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे क्या है? अधिक है। क्या? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे क्या है? अधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अब पहले भारत में पूछा गया था, अब बिहार में क्वेश्चन पूछा गया। कंफ्यूज ना होइएगा, बिहार में पूछेगा तो अलग, बिहार में पूछेगा तो पटना जवाब दीजिएगा। क्या दीजिएगा? बिहार में पूछेगा कि सब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ है, तो जवाब दीजिएगा पटना में। और देश में यानी कि अब भारत में पूछेगा तो गोवा पर टिक आउट कीजिएगा। कहाँ? गोवा पर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की, फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की। कहाँ की? बिहार की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है। क्या? स्वचालित टेलर मशीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? आप लोग को बताना है। तो मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी कि इसमें मुद्रा का कार्य उत्पादन का नहीं है। क्या? उत्पादन का नहीं है मुद्रा का कार्य। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में कितने नेशनलाइज बैंक हैं? ऐसे कितने बैंक हैं जो पूरे भारत में एक साथ अपना कारोबार करती हैं? तो कितने हैं? 19 है। कितने? 19 है। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्नलिखित में कौन सा एक आधुनिक मुद्रा, आधुनिक मुद्रा मतलब होने का मतलब है कि मॉडर्न रुपये जिसको कहते हैं या मनी कहते हैं, तो वो कागज़ का नोट है। क्या? कागज़ का नोट है आधुनिक मुद्रा। पुराने ज़माने में सिक्के चलाए जाते थे, लेकिन आधुनिक ज़माने में कागज़ का नोट चलाया गया। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक जो रूप है वो आधुनिक रूप नहीं है?
पहला ऑप्शन मुद्रा, दूसरा जमा। तो जमा जो है क्या है, आधुनिक रूप नहीं है, आधुनिक रूप नहीं है, मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है क्या, जमा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आप लोग को बताना है। 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। तो 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? इसमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है, आपको बताना है। महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी, सेठ, साहूकार। तो इसमें संस्थागत वित्तीय संस्थान जो है वो है सहकारी बैंक। क्या? सहकारी बैंक। यह ऐसा बैंक होता है जो 5-6 आदमी मिल गए और आपस में ही पैसे का लेन देन करते हैं, तो वैसे बैंक को हम लोग सहकारी बैंक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कि भारत में पैसा कौन जारी करता है, कौन रुपया जारी करता है, आप लोग को बताना है। तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आरबीआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीआई कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की व्यावसायिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी, आप लोगों को बताना है। भारत के व्यावसायिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने है, 15 अगस्त 1968, 26 जनवरी 1969, 14 जुलाई 1969 और 2 अक्टूबर 1970। तो ये जो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो किया गया था कब? 14 जुलाई 1969 ईस्वी को। कब? 14 जुलाई 1969 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी आप लोग को बताए थे। भारतीय रिजर्व बैंक को शॉर्ट में हम लोग आरबीआई कहते हैं, और आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था, आप लोग को बताना है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन किया गया था 1904 ईस्वी में। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? भारत में, देखिए फिर से भारत में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं, तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम है, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में अभी देखे थे, क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। यही पैसा भारत में जारी करता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, आप लोगों को बताना है। सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो संस्थागत वित्त संसाधन जो है वो है कौन? व्यावसायिक बैंक। कौन? व्यावसायिक बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जवाहर रोजगार लागू कब किया गया था, आप लोग को बताना है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था, आप लोग को बताना है।
1988 में, 1990 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। तो ये लागू किया गया था आपको 1989 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? जवाहर, देखिए क्वेश्चन पे ये जो हम गोला बना रहे हैं वो मेन क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था 1989 ईस्वी में, यानी कि कब लागू किया गया था? 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1989 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो दूसरा कोई नहीं है, बिहार है। क्या? बिहार है। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो हम लोग जानते हैं कि पहले बिहार और झारखंड एक साथ था, लेकिन बाद में अलग अलग हो गया। तो विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो बिहार में बस केवल चीनी उद्योग रह गया। क्या रह गया था? चीनी उद्योग ही केवल रह गया, बाकी कुछ नहीं बचा यहाँ। बिहार एक राज्य है, तो बिहार में क्या रह गया? तो बिहार में केवल चीनी उद्योग रह गया। तो बिहार में क्या होने लगा? कृषि ज़्यादा होता है। क्या? यानी कि बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को नहीं, उद्योग क्षेत्र को। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना? और कृषि को प्राथमिक कहा जाता है। क्या? प्राथमिक कहा जाता है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी में खरीद लिया था? जो हम थम्स अप पीते हैं, कोका कोला थम्स अप जो होता है वो ब्रांड है पार्ले। पहले पार्ले बिस्कुट जो होता था, पार्ले कंपनी का ये थम्स अप बनती थी, लेकिन बाद में एक कंपनी आई जिसका नाम था कोका कोला। उसने थम्स अप को क्या कर लिया? खरीद लिया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाजार का एक व्यापक विस्तार अब हो गया है, यानी कि बाजार का एक व्यापक विस्तार फैलाव जो है हो गया है पूरी दुनिया में। कहाँ? पूरी दुनिया में बाजार जो है पूरी तरह से फैल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को, जैसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं, उसको निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो दूसरा कोई नहीं है। कौन है? विश्व बैंक है। कौन? विश्व बैंक। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख अंग या मुख्य अंग कितने होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। आपको बताना है क्या होगा। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। WTO यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या नाम होता है? तो WTO का पूरा नाम होता है WTO का पूरा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग विश्व व्यापार
व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन हिंदी में कहते हैं, यही होता है फुल फॉर्म। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार आप लोग खेले होंगे तो उसका कौन देखभाल करता है? तो उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। क्या? स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड नहीं है तो अपने यहाँ भारत की जो है एक कंपनी है जिसकी नाम है टाटा, वो विदेशी ब्रांड नहीं है, वो भारतीय ब्रांड है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? अभी आप लोग को बताए थे फुल फॉर्म क्या होता है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं शॉर्ट में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब? 1995 ईस्वी में। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, सैमसंग है, यानी कि इनमें से सभी कंपनियां जो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहने का मतलब यह होता है कि वैसी कंपनी जो बहुत से देशों में हो, एक साथ अपना काम कर रही हो, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आप लोग को बताना है किसे सम्मिलित नहीं किया गया। पहला ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा उदारीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लागू नहीं किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 ईस्वी में हुई थी। हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क देखे होंगे आप लोग। हॉलमार्क जो चिन्ह बनाया जाता है वो किस वस्तु को अच्छा क्वालिटी मानने के लिए बनाया जाता है? तो माना जाता है सोने के आभूषण। सोने के आभूषण यदि सही होंगे, अच्छे क्वालिटी के होंगे, तो उस पर हॉलमार्क चिन्ह जरूर बना होगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कोई उपभोक्ता जो है कोई वस्तु खरीदा, कोई सामान खरीदा, उसमें कुछ कमियां पाई गई, तो उसका शिकायत करने के लिए आवेदन जो लिखेगा उसका शुल्क कितना लिया जाता है? तो उसमें शुल्क नहीं लगता है। क्या? शिकायत करने के लिए, दरखास्त देने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आप लोग को बता दें कि सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू किया गया है। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। और ये कैसा है? तो वैधानिक है। क्या? वैधानिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था कब? 1986 ईस्वी में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए
किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए, यानी कि किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सोने का आभूषण है तो उस पर कौन सा चिन्ह बना होना चाहिए, कौन सा मार्क होना चाहिए, तो हॉल मार्क होना चाहिए। क्या हॉल मार्क ऐसे चिन्ह बना होता है, आप लोग देखे होंगे, अगर ऐसा बना हो तो अच्छा माना जाता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। तो यानी कि क्या हुआ कि कोई व्यक्ति वस्तु खरीदा और वस्तु का मूल्य मान लीजिए 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से क्या है, कम है, इसके बीच में किसी वस्तु का मूल्य है और वह वस्तु क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसका शिकायत कहाँ किया जाएगा, तो उसका शिकायत किया जाएगा राज्य आयोग में। कहाँ, राज्य आयोग में शिकायत करेगा वो व्यक्ति, और शिकायत सही पाए जाने पर उसे प्राइज भी दिया जाता है और जो इसके साथ गलती करते हैं उसको सज़ा भी दी जाती है। भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया। देखिए तो क्वेश्चन में अभी जस्ट बता दिया था कब लागू किया गया था, तो 1905 ईस्वी में लागू किया गया था। कहाँ पर, तो सबसे पहले राजस्थान। कहाँ, राजस्थान में लागू किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। राजस्थान में सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू किया गया था, याद रखिएगा। सूचना के अधिकार, कोई भी गलत काम हो रहा है तो आप अपने से बड़े अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं, खबर पहुंचा सकते हैं। आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।